सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजय सास एकेडमी। तो गाइज आज के वीडियो में हम देखने वाले अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सप्लाई एनालिसिस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इस चैप्टर को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले इसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है इसके बारे में हम लोग ने देख लिया था। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई के साथ। तो देखेंगे पहले कि डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई होता क्या है। डिटर्मिनेंट से मेरा मतलब है कोई ऐसी चीज जो डिटरमाइन करती है कि सप्लाई ज्यादा होगा, कम होगा, या फिर सप्लाई के अंदर चेंजेस क्या क्या आते हैं। सप्लाई के अंदर चेंज का मेरा मतलब है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करने वाले हैं। तो एक एक करके इसमें पॉइंट देखेंगे जो आपका पेज नंबर 39 पे दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। और ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक एक करके सारे पॉइंट देखते हैं। तो गाइस देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा। फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है, यानी इसके अंदर हमारा जो सप्लाई है वो प्राइस से अफेक्ट होने वाला है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जब हमारा डिमांड प्राइस से अफेक्ट हुआ था, प्राइस जब बढ़ा था तो डिमांड कम हुआ था, और जब प्राइस कम होता तो डिमांड बढ़ता था। तो ये केस में हम देखेंगे जब भी प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी आपका बढ़ेगा, यानी वहां पे इनवर्स रिलेशनशिप था, यहाँ पे क्या है डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता है। यानी डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स था, वहीं पे प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी प्राइस ऊपर जाएगा तो सप्लाई भी ऊपर जाएगा। प्राइस ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो उसका इन्फ्लुएंस करता है। मोर क्वांटिटी आर सप्लाइड एट अ हायर प्राइस, ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई होता है हाई प्राइस पे, और कम क्वांटिटी सप्लाई होता है लो प्राइस पे। इसके लिए इसके बीच का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। दस देयर डायरेक्ट रिलेशनशिप लिखा हुआ है उसके अंदर, आप देख सकते हो, उसे अंडरलाइन कर लेना। आपका जो सेकंड पॉइंट है वो है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसी है वहां की। अगर आपको भी पता है अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होगा तो सप्लाई ज्यादा कर पाएगा प्रोड्यूसर। तो टेक्नोलॉजी भी एक ऐसा फैक्टर है जो सप्लाई को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करता है। जब भी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी सप्लाई ज्यादा से ज्यादा होगा। थर्ड है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मेरा मतलब है प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आपका हो रहा है। इसमें क्या लिखा है, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, जैसे आपका कॉस्ट है, यानी जो फैक्टर्स है, हमने फैक्टर्स पढ़े थे, लैंड पढ़ा था, लेबर पढ़ा था, कैपिटल पढ़ा था, ये सब क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। यानी ये सब के वजह से प्रोडक्शन हो पाता है। लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, ये सब, इन सब के पैसे ज्यादा लग गए, यानी रेंट आप ज्यादा भर रहे हो, वेजेस आप ज्यादा पे कर रहे हो, इंटरेस्ट आप ज्यादा पे कर रहे हो, ये सब की वजह से कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। और कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजेस, द रिजल्ट ऑफ द सप्लाई डिक्रीजेस। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका सप्लाई कम हो जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहां का। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा, यानी ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, वहां का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, वहां पे पावर सप्लाई काफी अच्छा होगा, ये सारी चीजें अगर अच्छे से हुई तो प्रोडक्शन काफी इजीली हो जाएगा। प्रोडक्शन काफी इजीली होगा तो सप्लाई भी काफी अच्छे से हो जाएगा। यानी टेक्नोलॉजी अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर काफी अच्छा है तो आपका क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज होगा। फिफ्थ पॉइंट है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनाती है, जनरली गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी बनाती है, किस तरह का टैक्स पे आपको करना पड़ेगा। अगर आप टैक्स पे ज्यादा करते हो तो आपके पास पैसे कम बचेंगे, और आपके पास पैसे कम बचे तो आप प्रोडक्शन कम कर पाओगे। प्रोडक्शन अगर आपका कम हो जाता है तो सप्लाई भी आपका नीचे चला जाता है। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी में इंक्रीज द सप्लाई एंड इनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी में डिक्रीज द सप्लाई। अगर फेवरेबल है, सब चीज अच्छा चल रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी में, तो आपका सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा, आपको इंक्रीज करेगा सप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर वहीं पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है अनफेवरेबल होगी, आपको पसंद नहीं आएगी, तो आपका सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी आप कम प्रोड्यूस करोगे, कम दोगे लोगों को। सब्सिडीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये जितना भी है, टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, सब्सिडीज हो गया। सब्सिडीज मतलब कुछ पैसे आप भरते हो, कुछ पैसे गवर्नमेंट आपके लिए भरती है। जनरली सब्सिडी वर्ड आपने सुना होगा सिलेंडर के केस में, जब आप सिलेंडर लेते हो तो आपको सिलेंडर सस्ते में मिलता है, मगर एक्चुअल प्राइस उसका महंगा होता है, तो आधा पैसा गवर्नमेंट आपको पे कर देती है। आगे शॉर्टेज ऑफ दिस फैसिलिटीज डिक्रीजेस द सप्लाई एंड वाइस वर्सा। ये सारी फैसिलिटी की अगर कमी हो गई तो आपके सप्लाई में डिक्रीमेंट आ जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है नेचुरल कंडीशन। कैसा नेचुरल कंडीशन है वहां का, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सप्लाई ऑफ कमोडिटी
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन अ नेचुरल कंडीशन। बहुत सारे एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज्यादातर मौसम पे लाइक डिपेंड करते हैं कि अगर आपका मौसम आज ये पर्टिकुलर बारिश का सीजन काफी अच्छा रहा तो उस सीजन में क्या होगा, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन काफी अच्छा हो जाएगा। और अगर फूड ग्रेन का प्रोडक्शन काफी अच्छा होगा तो फूड ग्रेन का सप्लाई भी देश के अंदर काफी अच्छा होगा। तो जो भी चीज आपका सप्लाई है पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है, नेचुरल कंडीशन पे डिपेंड होता है। प्रोडक्ट चाहे जो भी हो कहीं ना कहीं वो नेचुरली जुड़ा हुआ जरूर रहेगा। 7th है आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो सेलर होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो एक काम करता हूं मैं ये सामान आज ना बेच के इसको मैं फ्यूचर में ही बेचूंगा। तो ऐसे केसेस में वो लोग सप्लाई को रोक देते हैं। सप्लाई को रोक देंगे यानी सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सप्लाई मार्केट में जाएगा नहीं तो क्या होगा, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो सप्लाई ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। आगे 8 पॉइंट में आपके बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं तो बेसिकली आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 7 पॉइंट लिख सकते हो। काफी इजी क्वेश्चन है, समझ में एक बार आ गया तो आपको कोई चीज रेक्टिफाइड करने की जरूरत नहीं है, इजिली आप लिख पाओगे। आगे आपका लॉ ऑफ सप्लाई। तो गाइज ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड। तो ये क्वेश्चन आप बस सुनना ही नहीं है, आपको अच्छी तरह से इसके नोट्स बना के अभी से लिख लेने रख लेने, ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आने वाला है। तो आप इसके क्वेश्चन में से लाइक ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क का आएगा। ये क्वेश्चन को आप करके 8 मार्क्स इजीली पा सकते हो। क्वेश्चन काफी इजी है, आराम से मीनिंग सुनना, डेफिनेशन सुनना, और हर एक लॉ के पीछे अजम्पशन होता है और एक्सेप्शन होता है। जैसे मैं बोल दूं, लॉ के 2 हाथ है, अजम्पशन और एक्सेप्शन। पहले हम लॉ के बारे में जानेंगे। लॉ मतलब कानून, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस अल्फ्रेड मार्शल जी ने बनाए थे अपने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक के अंदर 1890 में। 1890 में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उस बुक के अंदर उन्होंने बताया था लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोला उन्होंने कि कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन को अगर हम फॉलो करके चले तो हम सप्लाई के लॉ को समझ सकते हैं। इसमें देख लेते हैं लॉ ऑफ सप्लाई ऑल्सो फंडामेंटल प्रिंसिपल इकोनॉमिक थियोरी लाइक अ लॉ ऑफ डिमांड। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स में इन्होंने 1890 में लाया था। आप मीनिंग में देख सकते हो। लॉ क्या करता है, लॉ कभी भी एक्सप्लेन करता है कि कैसा फंक्शनल रिलेशनशिप है प्राइस के बीच में और सप्लाई के बीच में, प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में, ये लॉ बताता है। अगर उनका स्टेटमेंट सुनो, स्टेटमेंट ऑफ लॉ एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा लिखा हुआ है सेम आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। काफी इजी है, अच्छे से सुनना, याद हो जाएगा। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, इसके बारे में मैंने डिमांड लेक्चर में ऑलरेडी बताया था। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, बाकी की चीजें सेम रहनी चाहिए। बाकी की चीजें से मेरा मतलब क्या है, अगर मैं सप्लाई से प्राइस से कनेक्ट करके देखूं तो ठीक, अगर मैं बोलूं प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन बहुत और भी कारण है जिसके वजह से सप्लाई बढ़ता है या घटता है। हम लोग ने ऑलरेडी अभी देखा, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई में देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, ऐसी बहुत सारी केसेस है जिसमें सप्लाई ऊपर या नीचे जा सकती है। तो वो सारी चीजों को साइड में रखो। उनका मानना है कि लॉ को पूरा करने के लिए अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी समान रहनी चाहिए। बाकी की चीजों को समान अगर समझे तो आगे बोला उन्होंने हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मोर द क्वांटिटी सप्लाइड, ज्यादा अगर प्राइस होगा तो ज्यादा सप्लाई होगा। फिर उन्होंने बोला कि कम प्राइस होगा तो कम सप्लाई होगा। तो इस चीज को अच्छे से याद रखना। क्या बोला कि मोर द क्वांटिटी सप्लाइड एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लेस द क्वांटिटी सप्लाइड। एकदम इजी है, आराम से याद हो जाएगा। उसका आगे एक्सप्लेनेशन लिखा है इन सिंपल वर्ड्स, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट द राइज इन प्राइस विल रिजल्ट इन द राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड। बाकी के अगर हमारे जितने भी फैक्टर उसे हम कांस्टेंट रखें तो जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ेगा, जब प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। आगे आपको लिखा है जो एस एक्स मतलब एफ और पी एक्स। तो एस मतलब सप्लाई हो गया, एक्स मतलब आपका कमोडिटी हो गया। फंक्शनल है यानी चेंज होगा, आपका सप्लाई और प्राइस चेंज होता रहता है। और प्राइस ऑफ कमोडिटी पी है, एफ मतलब फंक्शन है। आगे देख लेते अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अजम्पशन क्या है, कुछ चीजें जो लॉ को पूरा करने के लिए होनी चाहिए। तो प्लीज इसको बुक में लिख लो। कुछ चीजों की कुछ पॉइंट हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं जो आपके लॉ को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब हम मान लेते हैं कि ऐसा होगा तो ये लॉ पूरा होगा। तो कुछ पॉइंट से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वहां पे ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको राइट एनी 5 अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, तो आपको वो लिखना होगा। तो क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तो एक बार पढ़ के इजीली आप उसको समझ के लिख सकते हो।
इकोनॉमिक रटने के पीछे मत भागो, कोई कोड्स मत बनाओ वरना आप सारी चीजें भूल जाओगे। तो बेटर है कि चीजों को समझ लो। अजम्पशन मतलब क्या होता है, कुछ चीजें जो लॉ को पूरा करने के लिए होनी चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, कोई चीज प्रोड्यूस करने का खर्चा, वो हमेशा सेम रहना चाहिए। देखो ये चीज पॉसिबल तो नहीं है। अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड का हमारा लेक्चर देखा होगा तो उसके अंदर मैंने इसको काफी इजीली समझाया था। हमें अजम्पशन में बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रहे, मगर ये पॉसिबल नहीं है, मगर लॉ को पूरा करने के लिए करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल लीड टू अ प्रॉफिट टू अ सेलर। मतलब जो भी अफेक्ट है प्रॉफिट का, जो सेलर का प्रॉफिट है वो अफेक्ट हो जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो प्रॉफिट कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा करेगा, तो इससे हमारा सप्लाई अफेक्ट हो जाएगा। इसके लिए इनका कहना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका हमेशा के लिए सेम रहना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। सेकेंड है इनका कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जो आपका प्रोडक्शन टेक्निक है ना वो भी कांस्टेंट रहे, वो भी हमेशा सेम रहे। ये भी देखो पॉसिबल नहीं है, मगर करना तो पड़ेगा। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। ऐसे भी अज्यूम कर लो कि आपका जो टेक्निक है वो कभी चेंज ना हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि टेक्निक अगर चेंज हुआ तो सप्लाई बढ़ेगा, अगर अच्छी टेक्निक आई तो सप्लाई बढ़ेगा, अगर खराब टेक्निक आई तो सप्लाई कम होगा। देखो आए दिन नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम अजम्पशन में लॉ को पूरा करने के लिए ये बात तो बोल दे रहे हैं, मगर एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। तो जो लॉ है पूरे के पूरे लॉ में एक एक अजम्पशन होंगे। अजम्पशन मतलब कुछ चीजें जो लॉ को पूरा करने के लिए होनी चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है, नो चेंज इन टेक्निकल प्रोडक्शन। थर्ड है आपका नो चेंज इन वेदर कंडीशन। मौसम कभी बदलना नहीं चाहिए। देखो ये पॉसिबल तो नहीं है, मगर ये होना जरूरी है लॉ को पूरा करने के लिए। ये चीज जरूरी है, कुछ चीजें जो होनी चाहिए। इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज नो चेंज इन वेदर कंडीशन। वेदर में कोई चेंज नहीं आए, हमेशा वेदर सेम रहे, हमेशा अच्छी बारिश हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर अच्छी बारिश होगी तो सप्लाई प्रॉपर होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फोर्थ है आपका नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। ये भी पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट आए दिन नए नए पॉलिसी लेके आती है, हमेशा टैक्सेशन रेट चेंज करती है। तो अगर नए नए चेंजेस हमेशा आ रहे हैं और आप बोल रहे हो हमें लॉ को पूरा करने के लिए ये चीज पूरा करना, लाइक ये चीज नहीं होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। लॉ को पूरा करने के लिए ठीक है, हमें गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज नहीं चाहिए। लॉ को पूरा करने के लिए देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक टैक्सेशन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी हो गया, ये सारे में कोई भी चेंजेस नहीं आनी चाहिए। फिफ्थ है आपका नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। अगर लॉ को पूरा करना है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमेशा सेम रहना चाहिए। देखो ये चीज भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेट्रोल के भाव आज कल हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर पेट्रोल के भाव ज्यादा हो गए तो आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। लेकिन इनका मानना है लॉ को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कोई भी तरह का चेंज नहीं आना चाहिए। It is assumed that there should not be any change in condition of the transport facilities, transport cost, for example, better transport facility to increase the supply. Sixth step का price of other good remains same. दूसरे जो गुड्स होते हैं, दूसरे गुड्स, उसके प्राइस हमेशा सेम रहने चाहिए। ये भी देखो पॉसिबल नहीं है, किसी गुड्स का प्राइस हमेशा सेम रहे, ये पॉसिबल नहीं। और दूसरे गुड्स के प्राइस ऊपर नीचे तो होंगे, लेकिन लॉ को पूरा करने के लिए दूसरे गुड्स के प्राइस हमेशा सेम होने चाहिए। वही यहाँ पे लिखा है। क्या है 6 पॉइंट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड रिमेन कांस्टेंट। Price of other goods are assumed to remain constant if they change. The law of supply may hold true because producer may transfer resources to other product. जैसे दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ गए तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने रिसोर्सेज को दूसरे प्रोडक्ट के लिए दे देगा। तो ये सही नहीं है, इसके लिए दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस हमेशा सेम होने चाहिए। सेवेंथ है नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। जो नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मतलब ये मत आप सोचो कि फ्यूचर में क्या चेंज होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। देखो हमेशा कोई भी प्रोड्यूसर हो दो, कोई भी सप्लायर हो दो, कोई भी सेलर हो दो, हमेशा वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच के ही काम करते हैं। फ्यूचर में अगर उसको लगेगा कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है तो आज तो वो प्रोडक्ट नहीं बेचने वाला। मगर इनका मानना है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मत रखो। जैसे अगर आपको प्राइस ज्यादा मिल रहा है तो आप ज्यादा बेच दो, प्राइस कम मिल रहा है तो कम बेचो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो। देखो लॉ को पूरा करने के लिए जरूरी है कि आप किसी भी तरह का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मत रखो, लेकिन ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। लॉ ऑल्सो अज्यूम्ड दैट सेलर डज नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। उसमें क्या होता है, दे डू नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर में कोई चीज एक्सपेक्ट मत करो, ऐसा लॉ बोलता है। तो गाइस ये आपके 7 पॉइंट थे जिसके अंदर हम लोग ने अजम्पशन कर लिया है लॉ का।
तो अगले पार्ट में हम लोग एक्सेप्शन के साथ आएंगे। तो अभी आपका ये सेकंड पार्ट था 4th चैप्टर का। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।